अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से आप लोग डेंगी लगा के तेहरान पहुंचते हैं, रास्ते में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बम चौकी कैसे क्रॉस करते हो। बम चौकी क्या है, ये जब पहाड़ आप लोग क्रॉस करते हो, अगर आप लोग नीचे गिर जाओ, ज़ख्मी हो जाओ, किस तरीके से आपका डंगर आपको यहीं पर तड़पता हुआ छोड़ के अपना काफिला लेके आगे बढ़ जाता है, और किस तरीके से यहाँ पे लड़कों की मौत वाक़ होती है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे तेहरान से माको की डेंगी कैसे लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप लोग तेहरान पहुंचते हो तो कुछ लड़के सेफ में स्टे करते हैं, कुछ लड़कों को एजेंट अपने पास बुला लेता है, वहाँ पे उनकी काफ़ी खिदमत करता है। सेफ वालों की हालत तो काफ़ी ख़राब होती है, आपको पता है सेफ जितनी भी है काफ़ी गंदी होती है। 100-200 बंदा एक जगह पे होता है, भेड़ बकरियों की तरह। तो जो लड़के एजेंट के डेरे में जाते हैं, उसके घर जाते हैं, वो उनकी काफ़ी खिदमत करते हैं, उनको अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए अच्छी जगह मिलती है। वो लड़के नहा धो के फ्रेश हो गए, 1-2 दिन रेस्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, अब असल कहानी ये है कि इनको अपने घर बुलाता क्यों है। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो एजेंट का एक बंदा होगा, वो इनकी वीडियो बनाएगा, इनसे हालात पूछेगा। हाँ भाई आप बताओ डेंकी कैसी थी, हालात कैसे थे। अब लड़कों की चाहे जितना मर्जी मुश्किल सफ़र हो, 12-12 24-24 घंटे पैदल चल के ये लोग तेहरान तक पहुँचे हों, लेकिन कैमरे के सामने इन्होंने कहना है जी हाँ जी बहुत अच्छा है, डेंकी बहुत अच्छी है, आप लोगों को डेंकी लगानी चाहिए, हालात बहुत अच्छे हैं, ये बंदे बहुत अच्छे हैं, ये एजेंट बहुत अच्छा है, इस एजेंट का नाम लेगा, और साथ में वो थोड़ा रूम की वीडियो बना देगा। अब ये सारी चीज़ें फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब पे अपलोड कर देगा। अब ये जब पाकिस्तान में बैठे लड़के देखेंगे कि इतना अच्छा प्रोटोकॉल दे रहा है एजेंट, इनको खाना अच्छा दे रहा है, रिहाइश अच्छी है, लड़के कह रहे हैं ये एजेंट अच्छा है, फिर इस एजेंट को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो साथ वाले गांव होते हैं उनके साथ, या इंटरनेट पे फेसबुक पे आगे पीछे लड़कों को पूछते हैं यार ये एजेंट कौन है, इसका नंबर क्या है। इस तरीके से ये खुद ही इस जाल में आके फंस जाते हैं। जब ये डंकी लगाते हैं फिर इनको पता चलता है कि सिर्फ ये एक वीडियो देख के हम लोग बेवकूफ़ बने थे, हालात ऐसे नहीं हैं, हालात कुछ और ही थे। अब उसके बाद एजेंट जो है खुद इनके पास आएगा, इनको आके मिलेगा, जो उसके कारिंदे होंगे उनको सख्ती से मना करेगा कि ये मेरे ख़ास बंदे हैं, इनका खास ध्यान रखना, इनको खाना पीना अच्छा देना। तो लड़के और ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, यार ये बंदा तो काफ़ी खुश अखलाक है, ये तो उसको हमारी इतनी मदद कर रहा है, केयर कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो हमारा एजेंट था वो भी कहता था मेरा एजेंट बहुत अच्छा है, ये वाकई बहुत अच्छा बंदा है। वो फिर आगे पूछेगा, थोड़ी हमदर्दी करेगा, यार रास्ते में अगर आपके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती हुई है, आप ज़्यादा पैदल चले हुए, गाड़ी का सफ़र अच्छा नहीं था, मैं माजरत करता हूँ, असल में सख्ती थी, मेरी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी, दूसरे बंदे ने आप लोगों को उठा लिया था, वगैरह वगैरह। अब लड़के जब इस बंदे की पर्सनैलिटी देखेंगे, इसका अखलाक देखेंगे, उस घर का माहौल देखेंगे, खाना पीना देखेंगे, ये यकीन कर लेंगे कि वाकई ये बंदा जो कह रहा है ये सच है। इसकी गाड़ियाँ नहीं होंगी, किसी और गाड़ी में हम लोग बैठ गए होंगे, या चेक पोस्ट पे सख्ती बहुत ज़्यादा थी इस वजह से सब कुछ हो गया, वरना इसकी जो डंकी थी वो बहुत ही अच्छी वीआईपी थी, काफ़ी प्रोटोकॉल से लेके आए होंगे। हमारी किस्मत ऐसी है कि हम लोग इस तरीके से आए हैं। हर बंदे की सेम दास्तान होती है। उसके बाद एजेंट इनको कहेगा यार मैं तो अपना नंबर किसी को देता नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो एजेंट होते हैं मेरा नंबर उनके पास ही होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आए हो, मेरे डेरे में आए हो, आप लोगों के साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है, तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। जब आप लोग इस्तांबुल पहुँच जाओ तो आप लोगों को कोई भी दोस्त या आपका रिश्तेदार आना चाहे डंकी लगा के, तो आप मुझे कॉल करना, अपना नाम बताना, मैं उसको वीआईपी तरीके से इस्तांबुल पहुँचा दूँगा, आपका सारा गिला शिकवा दूर हो जाएगा और आपका हिस्सा भी इसमें होगा। अब ये लड़के जब सोचते हैं ना हिस्से के बारे में कि 100, 200, 300 डॉलर कमीशन हमको मिलेगा इस काम में, तो कुछ लड़के वहीं पे बैठे बैठे शेख चिल्ली वाले ख्वाब से जाना शुरू कर देते हैं। इस्तांबुल जाएंगे, एजेंट बनेंगे, फलां गांव के लड़के हैं वो भी मुझे जानते हैं, हमारे अपने गांव के लड़के हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आना है, तो हम इस बंदे के थ्रू ये डेंगी लगवाएंगे। फिर वहीं पे उंगलियों पे डॉलर गिनना शुरू कर देते हैं, एक बंदे के 300 डॉलर कमीशन है, 400 डॉलर कमीशन है। तो ये सारा सिलसिला इस तरीके से चलता है, इस तरीके से आगे सब एजेंट बनते हैं। इसलिए जो एजेंट होता है तेहरान का, वो उनको अपने डेरे पे लेके जाता है, इनकी खिदमत करता है। अब आते हैं वापस सफ़र की तरफ। तेहरान से माको का सफ़र कैसा होने वाला है। तेहरान से लेके माको तक तकरीबन 24 से 25 घंटे का ये सफ़र है। आप लोगों ने या तो टैक्सी में करना है या कंटेनर में करना है, दोनों ख़तरनाक है, कंटेनर का ज़्यादा ख़तरनाक है। कंटेनर में आप लोगों को पता है कि चारों तरफ से बंद होगा, एक लोहे का डब्बा है, उसमें 100, 150 या 50 बंदा है, 24 या 25 घंटे का ये सारा सफ़र है। कंटेनर में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकते हैं, आपको 30 घंटे भी लग सकते हैं। अब 50-100 बंदा एक डब्बे में बंद हो, हवा का कोई ख़ास इंतज़ाम ना हो, ताज़ा ऑक्सीजन आपको मिल ना रही हो, तो आप कितने देर ज़िंदा रह पाओगे। 2019 में 70 बंदे थे एक कंटेनर में, छोटे में, माको के करीब पहुंच चुके थे, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला रह चुका था। पुलिस को थोड़ा शक हुआ, उन्होंने कंटेनर को रोका, उसके दरवाजे खोल के देखा तो 70 के करीब लड़के कंटेनर के अंदर थे, जिनमें से 30 की डेथ हो चुकी थी।
10-12 बेहोश थे। अब जो खुश नसीब बच गए थे उन पे क्या गुजरी होगी, आप सिर्फ ये बात सुन के अंदाज़ा लगाएं। और जिन पे ये गुजरी है वो सारी ज़िंदगी इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे। जब भी ये चीज़ याद आएगी कि उनके अपने ही भाई उनकी आंखों के सामने एक एक करके तड़प तड़प के मर रहे थे, 30 बंदों की डेथ हो गई, 10-12 बेहोश हो गए और हम किसी न किसी तरीके से बच गए, अल्लाह ने मदद भेज दी। इस तरीके से इनको रिकवर करते हैं, रिकवर करके फिर उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया था। डेंकी इतनी आसान नहीं है कि आप लोगों ने बस बैठना है, टैक्सी में 4 बंदे बैठे होंगे, डिग्गी में आप लोगों के बैग होंगे, बॉर्डर के करीब जाकर रुकोगे, वो वेलकम करेगा, दूसरा टैंकर आपको लेके गाड़ी में जाएगा। ऐसे ख्वाब से जाना आप लोग छोड़ दें। अगर आप लोगों को ये सारी बातें बुरी लगती हैं कि मैं आपको जो भी हकायक बताता हूँ ये तो वैसे नहीं है जैसे एजेंट या हमारे दोस्त इस्तांबुल में, यूनान में या यूरोप में बैठ के बताते हैं, ये बंदा खुद से बता रहा है। मैं आपके साथ जो चीज़ हकीकत है वो शेयर कर रहा हूँ। आप डंकी लगाओ ना लगाओ, इस्तांबुल आओ, यूनान जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, मेरी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो चीज़ जिसकी कमी है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, वो चीज़, वो हकायक जो आपके साथ शेयर नहीं करता कोई, मैं ट्राई करता हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप में से कोई एक बंदा भी अगर ये वीडियो देख के इस रास्ते का इंतखाब करने वाला था वो इनकार कर देता है, इस रास्ते का इंतखाब नहीं करता, उसकी जान बच जाती है, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अब आते हैं वापस टैक्सी की तरफ। टैक्सी में आपको पता है उसी तरीके से 3 से 4 लड़के डिग्गी में होंगे, 3-4 लड़के आगे बैठे होंगे। अब टैक्सी वाला फुल स्पीड के साथ गाड़ी लेके जाएगा क्योंकि उसको पता है एक तो मैं इंसानी स्मगलिंग कर रहा हूँ। रास्ते में, माको के रास्ते में जगह जगह पे पुलिस की चेक पोस्ट है, बाज़ दफ़ा जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनकी गाड़ियाँ में खड़ी होती हैं। अब क्योंकि इनके अपने दिल में चोर होता है, ये जहाँ भी पुलिस की गाड़ी देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी देखते हैं, ये टैक्सी की स्पीड तेज़ कर देते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब स्पीड के साथ गुजरते हैं तो ट्रैफिक ऑफिसर जो होते हैं वो अगर देख लें कि 4 बंदे बैठे हुए हैं टैक्सी में कि काफ़ी स्पीड से गई है, उनको पता होता है कि ये इंसानी स्मगलिंग हो रही है। क्योंकि ये सारा रास्ता जो है तेहरान से माको का, ये जो रोड है, इसमें इंसानी स्मगलिंग ही होती है ज़्यादातर। तो जब पुलिस वाले इनका पीछा करते हैं तो ड्राइवर को शक पड़ता है ये हमारा पीछा कर रहे हैं, वो स्पीड मज़ीद तेज़ करता है। अब उसके बाद 2 या 3 ऑप्शन होते हैं जिसका वो इंतखाब करते हैं। नंबर 1, वो दरवाज़ा खोल के खुद छलांग लगा देगा कि मैं बच जाऊँ, मुझे सजा ना हो। वो ये नहीं सोचता कि मैं अपनी जान के साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ, जो 5, 6, 10 बंदे बैठे हैं वो भी इंसान हैं, मैं उनकी जान भी दांव पे लगा लूँ। लेकिन ये लोग खुद गर्ज होते हैं, इनके सीने में दिल नहीं होता। इनके लिए आप लोग इंसान नहीं हो, इवन हैवान भी नहीं हो, इनके लिए आप लोग सिर्फ डॉलर हो बस। जब ये चलती गाड़ी से छलांग लगाएंगे, बहुत कम ऐसा होता है कि ये बच जाएं। अमूमन ऐसा होता है कि जब छलांग लगाते हैं ये भी मरते हैं, गाड़ी आके किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकराती है, एक्सीडेंट होता है। वो जो आगे से गाड़ी आ रही है उसमें कौन है, उनका क्या कसूर था, इस ड्राइवर ने उनको भी मौत के घाट उतारा, जो लड़के इसके साथ जा रहे थे इनको भी मौत के घाट उतारा, और अक्सर बेशतर ये खुद भी, जो ड्राइवर छलांग लगाते हैं, ये भी मर जाते हैं। सिर्फ सज़ा से बचने के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। क्या ये ऐसा करेंगे कि रोड के साथ जो जंगल होता है ये गाड़ी उस साइड पे ले जाएंगे, थोड़ी सी स्पीड स्लो करके खुद छलांग लगा देंगे, आपकी गाड़ी जाके आगे किसी भी दरख्त के साथ टकराएगी, उलट जाए, आग लग जाए, डिग्गी में जो बंदे हैं तड़प तड़प के मरे, कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोशिश करेंगे खुद उठ के भाग जाएंगे। अगर आप खुश नसीब हैं, आपकी टैक्सी पकड़ी गई तो पुलिस वाले आप लोगों को वापस डिपोर्ट कर देंगे और ड्राइवर को सजा हो जाएगी, उसकी टैक्सी बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग ये माको का सफ़र तय करते हो। एजेंट आपको कहते हैं आप लोगों ने टैक्सी में जाना है, आराम सुकून से बैठोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, माको जाकर उतरोगे, वहाँ पे घर होंगे, वहाँ से आगे दूसरी गाड़ियाँ आएंगी। ये सब झूठ है, ये सिर्फ फजूल बातें हैं। अब ये सफ़र तय करके अगर आप लोग बच के पहुँच चुके हैं माको में आप लोगों को मुख्तलिफ घरों में ठहराएंगे। यहाँ पे सेफ हाउस नहीं होते जिस तरीके से तेहरान में या शिराज में या बॉर्डर के करीब वाले एरिया में होते हैं, 100 बंदा 50 बंदा एक ही जगह बैठा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सख्ती है, ईरान का आखिरी शहर है, इससे आगे बॉर्डर एरिया शुरू हो जाएगा, इसलिए लोगों के घरों में ये 5-5, 10-10, 15-15 बंदे ठहराते हैं। वो लोग इनके साथ मिले होते हैं, वो कमीशन लेते हैं। जब आप लोग माको पहुँचते हो, किसी एक घर में ठहरोगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेहतर माहौल मिलेगा, खाना पीना टाइम पे मिल जाएगा, 2 या 3 टाइम। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, उस घर के जो मालिक होंगे, कोई भी फर्द आएगा वो आपसे पूछेगा, आप उसे बताओ मुझे बिस्किट चाहिए, पानी चाहिए, कोला चाहिए, वो आपसे पैसे लेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन आपको ला देगा, आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने 1 दिन या 2 दिन स्टे करना है, फिर अचानक रात को ये डाले लेके आएंगे गाड़ियाँ, उसमें आप लोगों को बिठाएंगे, पहले देखेंगे रास्ता क्लियर है, क्योंकि इस एरिए में जगह जगह पे पुलिस की और आर्मी की गाड़ियाँ गश्त कर रही होती हैं।
रात 12-1 बजे जब इनका अपना कोई पुलिस वाला जानने वाला आएगा, वो इनको इन्फॉर्म करेगा कि इस टाइम आप लोग अपना काफ़िला लेके निकल जाओ। 12-1 बजे आएंगे, फौरी तौर पे आप लोगों को कहेंगे छलांगे लगाओ, गाड़ी में बैठो। जब आप लोग गाड़ी में बैठोगे, हर गाड़ी में 10-15 बंदे होंगे। फुल स्पीड के साथ रोड क्रॉस करके, ये आगे पहाड़ी सिलसिला होगा, उस तरफ गाड़ियाँ ले जाएंगे। वहाँ पे फिर ये सब लोग स्टे करेंगे, एक एक करके गाड़ी आएगी, 5-10-12 गाड़ियों का काफिला बनेगा। फिर उन्होंने ये जो पहाड़ी सिलसिला ये सारा अबूर करना है और बॉर्डर की तरफ बढ़ना है। अब ये सिलसिला इतना ख़तरनाक है, गहरी खाइयाँ हैं, रास्ता है नहीं वहाँ पे, ये चोरी रास्ता है, इस रास्ते से गुजर के जाते हैं। अब ड्राइवर अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखता है जब ये इस सफ़र पर निकलता है, तो क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ नीचे खाई में गिर जाती हैं, ड्राइवर छलांग लगा के बाहर निकलता है, 22 बंदे 20 बंदे खाई में जा गिरेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। बेशुमार वाक़यात है 2017, 18, 19, 20 तक कि खाई में गाड़ी गिरने से 22 बंदों की डेथ हो गई है, 42 की हो गई है, 18 की हो गई है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें सुन के भी पाकिस्तान में लड़के बाज नहीं आते। अब जब ये इस रास्ते से निकल रहे होते हैं, एक साइड पे ड्राइवर होता है, वो अपना दरवाज़ा खुला रखता है, लड़के बैठे होते हैं डाले में। अब जो खाई वाली साइड है, उस साइड पे लड़के जब नीचे देखते हैं तो उनको पता चलता है कि हम तो बिल्कुल मौत के मुंह के अंदर हैं, अब यहाँ से हम लोगों को इसी तरीके से निकल जाना चाहिए। वहाँ फिर अपने सारे गुनाह, अपने दोस्त यार, माँ बाप, एक एक चीज़ याद आती है कि हम लोगों ने ये डेंगी क्यों लगाई थी। अगर थोड़ा सा भी ड्राइवर को डाउट हुआ कि अब गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये गिरने वाली है, वो छलांग लगा देगा, आप लोगों ने गाड़ी समेत नीचे जाना है खाई में, वहाँ से फिर आप लोगों की लाश भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब जब ये सफ़र तय करेंगे इस पहाड़ी सिलसिले से, आप लोग जब बाहर निकलोगे, आगे फिर आखिरी चेक पोस्ट आएगी पुलिस की, वहाँ पे पुलिस वाले अक्सर इनके साथ मिले होते हैं, फिर वो आपको टाइम बताएंगे कि इस टाइम आप लोगों ने क्रॉस करना है बॉर्डर, दूसरी साइड पे जाना है। वहाँ पे फिर आगे एक और रोड है, वहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ गश्त करती है, हर 2 मिनट बाद गाड़ी आती है। इन डैंकर का अपना ही बंदा वहाँ पे छुप के इस सारे सिलसिले को देखता है कब गाड़ी गुजरेगी। जैसे ही गाड़ी गुजरेगी वो कॉल पे होगा, ने बताएगा गाड़ी गुजर चुकी है। अब आप 100-200 बंदे का पूरा काफिला है, वो आपको कहेंगे फौरी तौर पे भाग के, ये सामने पहाड़ है, इस पे चढ़ जाओ। अब लड़के इतनी अफरा तफरी में होते हैं, ये फौरी तौर पे स्पीड के साथ भागते हैं। ये काले पत्थरों वाला पहाड़ है, इस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लड़के फ्रंट पे होते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि जब ये रात के अंधेरे में उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, पत्थरीला वो जो रास्ता होता है वो नुकीले पत्थर होते हैं, जब एकदम चढ़ते हैं पाँव स्लिप हो गया, अब अगले बंदे का पाँव स्लिप हो गया, 100-200 बंदा पीछे भाग के आ रहा है, वो फिर नहीं देखते हैं नीचे बंदा गिरा है, ज़ख्मी हो रहा है, कुछ नहीं, वो उसको कुचलता हुआ ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। अब जब आप लोग पहाड़ पे चढ़ोगे, जो लोग ज़ख्मी हो चुके हैं वो तो वहीं पे रुक जाएंगे, उनका डैंकर उनको वहीं पे छोड़ देगा, या तो वहाँ पे वो तड़प के जान दे देंगे। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई, आर्मी वालों ने देख लिया, तो वो उसको उठा के वापस डिपोर्ट कर देंगे। अब ये जो काले पहाड़ हैं, यहाँ पे आप लोगों ने चढ़ जाना है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे ये आप लोगों को डैंकर सेव करेगा एक रात के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने एक रात गुजारनी है, काफ़ी ठंडी जगह है। जितने भी लड़के इस पहाड़ी सिलसिले से गुजर के आए हैं, उनके तस्वीरात सुन के, वीडियोज़ देख के आप रूह काँप जाती है। ये काले पहाड़ हैं, यहाँ पे आप लोगों को लड़कों की डेथ बॉडीज़ मिलेंगी। ये इतनी ख़तरनाक जगह है। यहाँ पे आप लेके एक दिन स्टे करोगे रात को, दूसरे दिन तुर्की से डैंकर आएगा, वो लेके जाएगा आपको तुर्की के हदूद में। 2019 में मेरे पास एक लड़का आया था पठान, जो कि डेंगी लगाया गया, उसने 2 दफ़ा डेंगी लगाई थी, 2015 में लगाई थी, उसके बाद 2019 में लगाई थी। उसको मेडिसिन चाहिए थी, वो मेरे पास आया, उसको मैंने जब पूछा तो उसने कहा जब हम काले जो पत्थरों वाला पहाड़ है वहाँ से गुजरे थे 2015, तो हमने वहाँ पे 2 लड़कों को तड़पता हुआ देखा था। कहता है जब हम लोग पहाड़ क्रॉस कर रहे थे, एक पाकिस्तानी लड़का था, लेकिन वो खुश नसीब था कि उसके डैंकर ने उसके साथ रब्ता किया, वो उसको उठा के ले गए थे। हमारी उसके साथ बाद में बात हुई थी, हम उसे अपना नंबर दे के आए थे, उसका नंबर लेके आए थे हम लोग। वो कहता है बहुत मुश्किल से मैं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान पहुंच चुका हूँ, मेरी एक टांग जो है नकारा हो चुकी है। कहता है जब हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुँचे, रात हमने वहाँ पे गुजारनी थी, सुबह हम लोगों ने निकलना था, तो हमको रोने की आवाज़ आई जैसे कोई तड़प रहा है। तो हम सब तकरीबन 40-50 बंदे थे, हम लोगों को लगा शायद डैंकर हम लोगों को डरा रहा है। सुबह हुई तो दोबारा वही थी, मदद करो मेरी मदद करो। तो हम लोगों ने 3-3, 4-4 लड़कों के एक ग्रुप बनाया कि आसपास के एरिया में हम देखते हैं कौन है। तो कहते हैं जब हमने आसपास देखा, एक काफ़ी बड़ा पत्थर था, वहाँ पे कुछ लड़के जाके देखते हैं, एक पाकिस्तानी था, वो वहाँ पे लेटा हुआ था, उसका भी पाँव ज़ख्मी था, रो रहा था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, एक चादर थी उसके पास, खाली पानी की बोतलें पड़ी हुई थी। उसके पास हम लोग गए, उसने कहते हैं मुझे 4 दिन हो चुके यहाँ पे, मेरे काफ़िले वाले मुझे छोड़ गए थे क्योंकि मैं ज़ख्मी हो गया, मैं चल नहीं सकता, अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, ना वापस जा सकता हूँ ना आगे जा सकता हूँ। मैं डैंकरों को कहता हूँ सिर्फ वो मुझे वापस ले जा सकते हैं, वो भी नहीं ले जा रहे।
उन्होंने पैसे ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं। अब वो लड़का कहता है रो के हमारे, उसने हाथ जोड़े थे, किसी भी तरीके से मुझे आप लोग उठा के वापस रोड के करीब छोड़ के आओ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, या इन डेंकरों को कहो मुझसे पैसे ले ले, मुझे अपने साथ ले जाए। कहते डेंगरों से बात की थी, वो फारसी बांध थे, हमको फारसी आती नहीं थी। फिर अफगानिस्तान के पठान थे, उनसे बात की, उन्होंने फारसी में उसके साथ बात की, उन्होंने तर्जमानी की। वो पहले कहते हैं $10,000 हम लेंगे, फिर कहते हैं नहीं हम लोग 12,000 लेंगे। काफ़ी हमने उसके साथ बात करनी, फिर कहते हैं कोई मसला नहीं, हम उसको एजेंट की जो सेफ होती है वहाँ पर छोड़ जाएंगे। वो 3 लड़के थे, वो हंस रहे थे फारसी बांध। उनमें से एक लड़का था जो पहले भी इस बंदे के साथ, जो पाकिस्तानी लड़का था, इसके साथ मिल के गया था। वो कहते हैं मैं तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन वो लेने नहीं आया था। उस लड़के ने काफ़ी मतलब गिड़गिड़ा के हम लोगों से रिक्वेस्ट की है कि मुझे ले जाओ। ये बंदा पहले भी आया था, मैंने से ऑफ़र की थी, ये कहता है नहीं, तुम जिस एजेंट के बंदे हो वही ले गए। कहता है हमने काफ़ी देर उन लोगों के साथ काफ़ी बहस की कि आप पैसे ले लो, हम लोग खुद इसको उठा के ले जाते हैं। वो कहते हैं आगे का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, आप लोगों को काफ़ी पैदल चलने हैं, आप लोग ले जा नहीं सकते इसको, वापस मैं ले जाऊँगा। उसने वैसे ही हमको तसल्ली दी। फिर हमारा जो तुर्की का टैंकर था वो आ गया था, उसके साथ हमको जाना था। कहता है जब हम लोग जाने लगे थे, हम लोगों ने पहले मिन्नतें की, फिर उसने हमको तसल्ली दी कि मैं इसके एजेंट को कॉल करता हूँ, हम लोग इसे खुद उठा के लेके जाएंगे। कहते हैं जब हम लोग जाने लगे तो उस लड़के ने हमारे पाँव पकड़ लिए, वो रो रहा था कि मैं मर जाऊँगा, ये मुझे नहीं लेके जाएंगे। पहले भी एक लड़के की डेथ हुई है, मुझे किसी ने बताया है। कहते हैं वो मंजर ऐसा था कि हमारी रूहें कांप गई थी कि हम लोग क्यों इस रास्ते का इंतखाब करते हैं। कहते फिर हम लोगों ने उसको पानी दिया, खाने पीने का सामान दिया, जैकेट्स दी। हम कहते हैं हम फिलहाल तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। ये हमको तसल्ली दे रहा है। फिर तुर्की का जो टैंकर था, कहते हैं उसने तसल्ली दी है कि मैं इसके साथ बात करता हूँ, ये वापस इसको ले जाएंगे। कहते हैं हम लोग आ तो गए थे, लेकिन सारे रास्ते में हमारा ध्यान उसी तरफ था कि उसको वापस कोई भी नहीं ले गया होगा। तो जब मैंने उससे पूछा है कि तुमने इस तरह के हालात देखे हैं, तुमने दोबारा डेंगी क्यों लगाई थी, कहते हैं बस मैं दोबारा एजेंट की बातों में आ गया था। ये असल में हम लोगों का हाल है कि हम अपनी आंखों के सामने चीज़ें देख के उसके बावजूद कहते नहीं यार हम दोबारा किस्मत आजमा लेते हैं। अब काले पहाड़ों में आप लोगों ने स्टे करना है, दूसरे दिन टैंकर आएगा तुर्की से, वो आपको साथ लेके जाएगा। अब तुर्की का टैंकर जब आएगा तो उसके साथ आप लोगों ने जाना है। अब मज़ीद आप लोगों को 24 से 48 घंटे पैदल चलना पड़ सकता है। ये आपको लेके जाएगा, एक रोड क्रॉस कराएगा, रोड क्रॉस कराने के बाद एक नहर आएगी, उस नहर को आप लोगों ने क्रॉस करना है। काफ़ी ठंडा पानी होता है, काफ़ी तेज़ पानी होता है, मैंने इसकी वीडियो देखी है। बाद दफ़ा बंदे उस नहर में बह जाते हैं, खुश नसीब है कोई बंदा पीछे जाकर उनको पकड़ ले, अदरवाइज़ वो उस नहर के साथ ही चले जाते हैं, उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब नहर क्रॉस करनी है, नहर क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा जंगल आएगा, वहाँ पे आप लोगों ने स्टे करना है। फिर आगे एक मशहूर रास्ता है जिसको कहते हैं नड़ियों वाला रास्ता। जिस तरह कमाद की फसल होती है इस तरह की फसल है यहाँ पे। इसमें आप लोगों ने घुस जाना है, घुटनों तक आप लोगों को पानी होगा, सारी आपकी जो पैंट होगी वो गीली हो जाएगी, आपके शूज़ गीले हो जाएंगे। आप लोगों ने आगे चल के बिल्कुल इसके मिड में एक जगह खाली होगी, वहाँ पे आप लोगों को ये स्टे करवाएंगे। फिर आगे जो डैंकर होगा उसके साथ बात करेंगे, और डैंकर के साथ बात करके फिर आप लोगों को कहेगा आप लोगों ने यहाँ से भागना है, रोड की दूसरी साइड पे जाना है। फिर आपको तो 10-15 मिनट फुल स्पीड के साथ भागना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ लड़के नीचे गिरते हैं, कुछ लड़के ज़ख्मी होते हैं, कुछ लड़के वहीं पे ज़ख्मी होकर पड़े रहते हैं। फिर वो उनको फ़ौज पकड़ती है तो वापस डिपोर्ट कर देती है। अब रोड क्रॉस करके रोड के साथ जंगल होगा, उस जंगल में आप लोगों ने स्टे करना है। अगर आप लोग खुशकिस्मत हुए, आपकी गाड़ी आ गई, तो फिर आपको गाड़ी में बिठा के माको की तरफ लेके जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोगों की सारा सफ़र पैदल तय करना है। ये तकरीबन 24 से 48 घंटे का सफ़र है। गाड़ी में सफ़र करें या पैदल सफ़र करें, आप जहाँ पे जो टैंकर होगा तुर्की का ये कहेगा यहाँ से गाड़ी आके आपको ले जाएगी, आगे जाके एक घर में स्टे करेगी, वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, रेस्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग इस्तांबुल चले जाओगे। आप लोग मुतमिन हो जाते हो कि हम लोग तुर्की की दूध में दाखिल हो चुके हैं, अब आगे हमारा सफ़र सिर्फ इस्तांबुल का है। ये सफ़ेद झूठ होता है। ये गाड़ी में बिठा के आपको पैदल ले जाएगा, सीधा माको पहाड़ के करीब लेके आएगा, वहाँ पे दूसरा टैंकर आएगा, उसकी हैंड ओवर करेगा और वापस चला जाएगा। जब आप लोग देखोगे घर किधर है, हम लोगों ने तो घर में जाके स्टे करना था, खाना खाना है, रेस्ट करनी है। हम लोग इतने दिन से भूखे प्यासे सफ़र पे हैं, अभी भी हम लोगों ने जो सफ़र किया ये 48 घंटे हम लोग पैदल चल रहे हैं। वो टैंकर कहेगा कि ये पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड पर घर आएगा, वहाँ पर आप लोगों ने स्टे करनी। अब जब आप लोग माको पहाड़ को देखते हो तो वहाँ पे आप लोगों की हिम्मत जो है जवाब दे देती है। इतना 24 घंटे या 48 घंटे या 18 घंटे पैदल चल के आते हो, फिर आप लोगों को ये पहाड़ भी दूर करना है, तो आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा होता। जारी बात है, आप 10-15 दिन से डेंकी पे हो, आपको अच्छे तरीके से खाना पीना नहीं मिल रहा है, आपको वो कैलोरीज नहीं मिल रही, वो विटामिन नहीं मिल रहे, आपकी पूरी बॉडी जो है वीक हो जाती है। फिर आपने ये पहाड़ भी दूर करना है। अब दूसरा टैंकर आप लोगों को कहेगा कि यहाँ पे रुकना नहीं है, ये रेड जोन है, किसी टाइम आर्मी वाले आ जाएंगे, वो सीधे फायर करेंगे, आपको वो भी डर होगा। फिर मजबूरन आपको ये सारा पहाड़ चढ़ना है।
अब अगर आप लोगों ने अक्टूबर से लेके फरवरी तक डेंकी लगाई है तो ये माको पहाड़ बिल्कुल ढका होगा बर्फ़ से। रास्ते का आपको पता नहीं होगा, जिस रास्ते से डेंकर आ रहा होगा आप लोगों ने इसको फॉलो कर दें। आप लोग थोड़े भी इधर उधर हुए, आपको नहीं पता है कि नीचे खाई है, आप खाई में गिर गए, फुल बर्फ़ से ढकी होगी, तो वहाँ से निकलना नामुमकिन है। आपको कोई निकालेगा नहीं, डेंकर आगे चला जाएगा, आप लोगों ने फिर वहीं पर मरना है। अब कुछ लड़के इस मौसम में भी बाज नहीं आते, जब आपकी बर्फ़ जो है घुटने घुटनों तक आती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के खाई में गिर जाते हैं, बहुत मुश्किल है कि वहाँ से कोई आपको निकाले। अगर आप लकी हैं, कोई निकालने के लिए आगे बढ़ा, तो वो भी तकरीबन 1% चांस है, अदरवाइज़ वहाँ पे लड़कों की डेथ पक्की है। अब जब ये पहाड़ बूर करके आप लोग डेंकर के घर जाते हो, वो आप लोगों को आग लगा के देते हैं। सबसे बड़ी गलती लड़के यहाँ पे करते हैं, वो बिल्कुल आग के करीब आ जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं क्योंकि उनको ठंड लग रही होती है। अब उस वजह से उनके हाथों और पाँव में छाले बढ़ना शुरू हो जाते हैं 5-6 घंटों के बाद। अब 5 दिन 10 दिन आप लोगों ने इस गंदे माहौल में रहना है, कुछ पता नहीं है, फिर वो छाले ख़राब होंगे, आपके पास मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर वो जब छाले ख़राब होंगे, आपकी उंगलियां हाथों की और पाँव की जब ख़राब होना शुरू होगी। 2 से 3 लड़के ऐसे हैं जिनका मैं खुद गवाह हूँ। एक लड़के की तो फिंगर मैंने खुद जाके हॉस्पिटल से कटवाई थी क्योंकि उसकी नाकारा हो चुकी थी। ये आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। इसने भी बर्फ़बारी के सीज़न में डेंकी लगाई थी। जब सेफ में पहुंचा, बिल्कुल आग के करीब बैठा, उसके बाद इसके पाँव में और हाथों में छाले आ गए। 15 दिन सेफ में रहा है, वहाँ पे इसको मेडिसिन नहीं मिली, छाले ख़राब होना शुरू हो गए। इसके ऊपर किसी ने मेहंदी लगा दी थी कि इसको ठंडक पहुँचेगी तो ठीक हो जाएगा। हर बंदे ने वहाँ पे अपना अपना टोटका किया। जब ये इस्तांबुल पहुँचा तो डॉक्टर ने कहा इसकी उंगलियाँ काटनी पड़ेंगी। ये डेंकी इस तरीके से लगती है। अगर आप लोग जून जुलाई में ये डेंकी लगा रहे हो तो ये जितना भी माको पहाड़ है ये खुश्क होगा, पानी नहीं मिलेगा आप लोगों को, इतना दुश्वार गुजार है कि आपके पास पानी ख़त्म हो गया, यहाँ पे नीचे गिर गए, ज़ख्मी हो गए, आपकी डेथ बॉडी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। आपने तकरीबन 18 घंटे 12 घंटे पैदल चलना है। पैदल चलने के बाद आप लोगों ने दूसरी तरफ जाना है। जब आप लोग ये पहाड़ बूर करके दूसरी तरफ जाओगे, जो डेंकर होगा उसका घर होगा, वहाँ पे एक रूम में आप लोगों ने स्टे करना है। भेड़ बकरियों, क्योंकि ये चरवाहे होते हैं, खाना बदोश होते हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा, बड़े बड़े इनके 2-3 रूम होते हैं, उनमें से एक में भेड़ बकरियाँ होंगी, दूसरे में आप होंगे, हो सकता है भेड़ बकरियों के साथ आप लोग हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने स्टे करना है। अब यहाँ से फिर जो आपका डेंकर है ये कॉल करेगा दोगो ब्यास, वहाँ पे जो उनका एजेंट होगा कि मैं काफ़िला लेके आ चुका हूँ, आप गाड़ियाँ लेके आओ, इनको अपने साथ ले जाओ। फिर वहाँ से एक एक करके गाड़ियाँ आएंगी, आप लोगों को 10-10, 12-12, 15-15 बंदे लेके जाएंगे नीचे दोगो ब्यास। 2017 से पहले होता था कि आप लोगों को दोगो ब्यास लेके जाते थे, वहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट क्लियर करनी है। पेमेंट क्लियर करने के बाद आप लोग इस्तांबुल के लिए निकलोगे। अब सख्ती बहुत ज़्यादा है, अब आप लोगों को वहाँ जाना है। अब यहाँ से जो तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो पहला घर है जहाँ पे आप लोगों ने स्टे किया, यहाँ से इस्तांबुल का जो सफ़र है ये कैसे होगा, किस तरह की डेंकी होगी, रास्ते में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आप लोग डिपोर्ट हो सकते हो, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग कैंप लग सकते हो, और ये बॉर्डर का एरिया ऐसा है अगर आपने थोड़ी सी गलती की तो किस तरीके से आप लोगों को ये किडनैप कर लेंगे, फिर आपसे 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा पैसे लेके आप लोगों को छोड़ेंगे। अगली वीडियो में डिटेल के साथ बात होगी इस पर। एंड पे हमेशा आपको ये कहता हूँ मैं कि कभी भी अगर फ्री भी कोई बंदा आपको कहे डेंकी लगाओ तो डेंकी मत लगाना, मौत का सफ़र है। अगर आपका कोई दोस्त अजीज रिश्तेदार डेंकी लगाना चाहता है, वीडियोज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो अपना डेंकी का प्लान तर्क कर दे, वीज़ा लेके आए, वीज़ा मिल रहा है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आप लोग एक चीज़ से डरते हो, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट 5-6 माह में बन जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, 5-6 माह आप लोग वेट कर लें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।